मगध प्रकाशन में आपका स्वागत है। आज से पिछला वीडियो में आपने ऑलरेडी कर लिया था प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप अपना फीडबैक देते रहिएगा बीच बीच में, और कमेंट बॉक्स में आप इंटरेक्टिव सेक्शन बनाइए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है। मेरे भाई पहले इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब में कर देते हैं कि विधानमंडल में क्या क्या चीज होता है। विधानमंडल में आपको 2 चीज होता है, एक विधानसभा भी होता है और एक क्या होता है, विधान परिषद भी होता है। आई होप ये चीज आपको पता होगा। तो भाई आपको क्वेश्चंस क्या पूछा आप मेरे भाई बंधु, क्वेश्चंस ये पूछा है कि ऐसे किस जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में बताना है कि किस राज्य में विधानमंडल है। मतलब वैसे राज्य जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, वहाँ इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। चलिए ये चीज क्वेश्चंस को बताने से पहले आप हमको बताइएगा कि भारत में ऐसे कितने राज्य जिसके पास क्या है, 2 सदन है। समझ में आ गया? 2 सदन, ऐसे कितने राज्य हैं जिसके पास 2 सदन है। तो वही चीज को हम यदि यहाँ पे बात कर लेते हैं तब ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएगा। कि जैसे आ जाइए हमारा बिहार, क्या बिहार में है क्या? हाँ है भाई, हमारा बिहार में भी है। और आ जाइए बिहार का कोई पड़ोसी बताइए तो जिसके पास है, तो बिहार का पड़ोसी है यूपी। तो ये 2 हो गया, याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सटा हुआ क्या? बिल्कुल सटा हुआ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बोलिएगा कैसे सर? तो तेलंगाना का निर्माण कब हुआ था, याद है ना जी? जून 2014 में। तो ये दोनों भाई को याद रखिएगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अभी कितना हुआ? 4 हुआ। अब आ जाइए महाराष्ट्र, ये हो गया 5। और आ जाइए आपको क्या, कर्नाटका। अब बोलिएगा सर ये दोनों कैसे याद रखें? तो ये भी दोनों देखिएगा आपस में नेबर है, तो ये हो जाएगा कितना, 6। आए समझ में? तो हमने देखा क्या, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, यही ना। द्विसदनीय क्या है इसमें, द्विसदनीय मतलब विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषद भी आता है और विधानसभा भी आता है। तो किस राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है? तो गुजरात राजस्थान होगा क्या? नहीं होगा। झारखंड होगा क्या? नहीं होगा। मारिए महाराष्ट्र निकलिए। इतना बताने का क्या मकसद था कि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत हुई थी? सिंपल से आपसे पूछ रहा है कि 2011 में जो जनसंख्या थी बाबू, और 2001 में जनसंख्या और 2011 के जनसंख्या में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, या बोलेंगे इंक्रीमेंट हो गया, इसको ऐसे साइन देते हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि भारत की जनसंख्या 2011 में कितना थी जी? मोदी जी बोलते तो हैं 121 करोड़ मेरे भारत, अब तो 140 बोलने लगे हैं। 2014 के इलेक्शन में 121 बोलते थे, इसलिए बोलते थे क्योंकि 2001 में क्या थी, 121 करोड़ जनसंख्या था। आया समझ में? और आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि 2001 में कितना था जनसंख्या, और उस दोनों को क्या निकालिएगा, डिफरेंस निकालिएगा। और जब आप डिफरेंस निकालिएगा तो आपको डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस कितना प्रतिशत हुई थी 2001 की तुलना में, लगभग कितना प्रतिशत हुई थी। ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 11.5, 23.5, 17.5 और 5.5। बताइए, हम 5 सेकेंड का टाइम देंगे आपको। इसका हो जाएगा 17.5। भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग 17.5% हुई थी। आए समझ में? चलिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए कुछ लोग बहुत एग्जामिनेशन हॉल में क्या होते हैं ना, एग्जामिनेशन हॉल में एकदम पागल जैसा कुछ भी टिक करके पढ़ के निकल जाते हैं। वो पागलपंती हम आपको बताते हैं कैसे स्टूडेंट्स आप गलती करते हैं। मतलब सोचिए अनकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चंस पूछ रहा भैया गलत, स्टूडेंट्स मार देगा सही।
तो ये भी हमारी जिम्मेदारी होता है प्रैक्टिस सेट में बताना है कि भैया पढ़ो, ढंग से पढ़ो, गलत बोला तो वहाँ पे गलत का पहले निशानी कर लो। ठीक है, चलिए आइए। पहला कहता है रेतीली मृदा में पानी की रिसाव दर सबसे अधिक और चिकनी मृदा में सबसे कम होती है। दूसरा है चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होती है। तीसरा कपास रेतीली दोमट मृदा में उगाई जाती है। चौथा दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। बताइए जी क्या होगा? गलत पूछा, याद रखिएगा। हमेशा जब गलत पूछे ना तो उसको अंडरलाइन इस तरह से क्या कीजिएगा, उसको घेरा कर दीजिएगा। तो आपसे गलत पूछा तो क्या होगा इसका? ये चीज गलत हो जाएगा। कौन सा? चौथा नंबर। जो दोमट मिट्टी का उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है, ये चीज गलत है। आए समझ में? चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है, ना कि दोमट मृदा का। आए समझ में? ये चीज तो आप रूबरू होंगे जो गांव ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे। देखे ना भाई, जो कुम्हार लोग को देखे होंगे, हमारे कुम्हार भाई बहन को मिट्टी से बनाते हैं खिलौने वगैरह, और दोमट मृदा थोड़ी यूज करते हैं, चिकनी मिट्टी करते हैं यूज। हाँ, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई लोग, उसको कहते हैं क्ले सॉइल। आई होप यू अंडरस्टैंड जो हम कह रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? क्वेश्चन को हम बार बार कहेंगे कि ध्यान से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन गलत करने का अंजाम आपको भुगतना पड़ जाएगा, जैसे मेरिट में नाम नहीं आएगी। अभी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में ही होता है कि आप जितनी गलतियां कीजिए उसको सुधार करेंगे। चलिए आइए, कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? देखिए क्वेश्चन नहीं भी आता है ना मेरे भाई तो भी कर सकते हैं। बोलिए सर कैसे, कोई जादू सिखा रहे क्या? हम बोले नहीं। पर बोलिए रेगिस्तान कहाँ मिलेगा आपको? भारत राजस्थान में मिलेगा? मेरे भाई बंधु, राजस्थान में कौन नदी है? कोसी है क्या? मेरे भैया कोसी कहाँ से रहेगी? कोसी तो हमारी शोक खाती है, बिहार के सौरो ऑफ बिहार, कोसी नदी। ओरिजिन नेपाल में, छोड़ दो। बेतवा नदी ये सब तो एमपी का लग रहा भाई। बनास नदी ना, ऐसा मान लो हम स्टूडेंट है तो कैसे सॉल्व करेंगे ना, इसका नाम तो नहीं सुने। लूनी जो नदी है ना, वो भैया राजस्थान में फ्लो करती है। तो मार दो इसको, लूनी नदी पे टिक करके निकलो। कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो यही है, लूनी है भैया, और क्या। और इसका फ्लो देख लेते हैं। लूनी उत्तर पश्चिम भारत के थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। आया समझ में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डैश पोषी स्तर बनाते हैं। बताइए इसका 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। क्लास को इंटरेक्टिव बनाइए थोड़ा। 5 सेकंड का टाइम देते हैं आपके पास। पढ़िए, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। चलिए हम बताते हैं। कहता है कि तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डैश पोषी स्तर बनाते हैं। तो ये कितना स्तर बनाते हैं भैया? चौथा पोषी स्तर बनाते हैं। क्लियर है ना? और देखिएगा, मांसाहारी और सर्वाहारी जो कि द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये चीज क्लियर है? आए समझ में? और जो चौथा है वो आपको वो क्या होगा, जो आपको चतुर्थ पोषण स्तर जो होता है वो यहाँ पे खाद्य श्रृंखला में चौथी पोषी स्तर बनाते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन? चलिए, कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा डैश गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। 5 सेकंड का टाइम, आप सोल्व कीजिए। ये सब थोड़ा सा आईपीसी का रूल सब थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है ना? आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा ये सब, क्योंकि अभी आप आरपीएफ कांस्टेबल बनेंगे, एसआई बनेंगे, थोड़ा धारा आपको ट्रेनिंग में भी सिखाया जाएगा। इसका क्या होगा जी, किन्हीं को पता है? चलिए हम बता देते हैं। इसका हो जाएगा धारा, हो जाएगा 135, 166, 159, 143 हो जाएगा। ठीक है?
भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के तहत जो कोई भी एक गैर कानूनी सभा का सदस्य है उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 143 गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। चलिए, कहता एहोल डैश की राजधानी थी। एहोल डैश की राजधानी थी, ये तो बता दीजिएगा, ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री पढ़ते जाइए, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आपको कमांड करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तब जाके आपको कंपटीशन निकलेगा। एहोल तो पता होगा ना भाई, एहोल किसकी थी? चालुक्य की थी कि पल्लवों की थी कि पांड्या का थी कि चोलों का था? सही, एहोल था किसका? चालुक्य का था। एहोल किसका था? चालुक्य का था। तो एहोल चालुक्य की पहली राजधानी थी, याद रखिएगा, जहां उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कई मंदिरों का क्या किया था? निर्माण किया था। तो ये चीज याद रखिएगा कि एहोल चालुक्य की पहली राजधानी थी। तो आपसे एहोल की राजधानी पूछ रही है तो चालुक्य मारिएगा। चलिए, कहता है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग डैश किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग डैश किया जाता है, बताइए। पहला, अनेक रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकारक क्रमक के रूप में। दूसरा, पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, और कपड़ा उद्योग में कपास और लिनन के विरंजन के लिए। तो चलिए, पहले हम आपको सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला दे देते हैं, ताकि कभी कभी होता है ना कि हिंदी में पढ़ते तो माइंड उतना नहीं रिगेन कर पाता। Na2CO3। अब शायद आप माइंड वर्क करेगा अच्छा से। अब बताइए कि ये क्या हो, किस चीज में आपका उपयोग किया जाता है? तो ये पढ़े नहीं है जी, पढ़े होंगे ना आप लोग। ये जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं। सोडियम कार्बोनेट पानी की स्थायी जो कठोरता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़े होंगे ना, उसमें क्या मिलाया जाता है? Na2CO3 मिलाया जाता है ना। तो वही तो है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हार्डनेस को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा उसको रिड्यूस करने के लिए, हटाने के लिए जो हम लोग केमिकल का यूज करते हैं वही है, यही है Na2CO3। क्लियर है? तो इसका तीसरा ऑप्शन होगा। चलिए, कहता है बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये हम क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं? आप बोलेंगे सर बार बार आप हमको टोक रहे हैं, गलत। भैया ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जो कहते हैं सर यस इसी में उनका नंबर चला गया है। तो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम नहीं चाहते हमारे बच्चों का एक नंबर भी कटे। आइए, कहता है बायोगैस से मीथेन 1% से कम होता है। बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न के लिए जलती है और कोई अवशेष नहीं बचता है। तीसरा, बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेषों, वनस्पति अपशिष्ट और वाहित मल का उपयोग किया जाता है। बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सा कथन क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है। फिर से एम्फेसाइज कर दिए, लीजिए बताइए इसका क्या होगा आंसर? गलत। तो बायोगैस में मीथेन 1% से कम होता है ना भैया। बायोगैस में तो मीथेन का मनोबल जनसंख्या ज़्यादा होता है, तो 1% से कम मीथेन है, ये तो गलत है ना। क्योंकि मीथेन का नहीं हो तो 55 से 75% होता है जी। 55 से 75% क्या होता है? मीथेन ही होता है बायोगैस में। तो ये जो परसेंटेज और डेटा है ना, वही गलत है यहाँ पे। अब गोबर गैस को, बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेषों, वनस्पति अपशिष्ट और वाहित मल का उपयोग किया जाता है। हाँ, ये तो किया जाता है जी। और देते हैं सड़े गड़े कचड़े, अपशिष्ट पदार्थ, वाहित मल, पौधे, सबको मिलाकर डिकम्पोज किया जाता है। बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न के लिए जलती है और कोई अवशेष नहीं बचाता। हाँ जी, ये भी सही है जी। ये जो डेटा दिया है ना 1%, यही गलत है। और भाई चूंकि आपसे गलत पूछा ना, तो इसको मारिएगा सही। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए,
कहता है कि महापद्मनंद ने डैश साम्राज्य पे शासन किया था। ये तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे क्वेश्चन, ये तो हम 15 सेकंड देंगे आपको, क्योंकि हम चाहते हैं सब इसका आंसर दीजिए। जो भी एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, सब स्टूडेंट्स अपने आप को ऐसा मत समझिएगा, बिलो एवरेज समथिंग। चलिए ये तो बता दीजिए हमको, महापद्मनंद ने डैश साम्राज्य पे, ये तो आंख बंद करके लगाइए ना, मगध, आंख बंद करके। अब बिहार से हुए बच्चे तो तुरंत मार दिए हो खटाक सा। महापद्मनंद का पुराणों के अनुसार महापद्मनंद मगध के नंद साम्राज्य के पहले सम्राट थे, महापद्मनंद। अब आपको कमेंट में बताइएगा कि इनको क्या चीज की समाधि मिली थी जी? केराट का, हाँ केराट का या खेराट का, थोड़ा बताइएगा तो कमेंट बॉक्स में, हमको भी याद दिलाइएगा। चलिए तो ये थे क्या भैया, ये थे नंद साम्राज्य के पहले सम्राट थे। कौन थे? महापद्मनंद। और ये किस साम्राज्य से जुड़े हुए थे? तो ये भैया बोलेंगे मगध से थे। चलिए कहता है कि व्यापक गत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? चलिए इसका बताइए। कहता है व्यापक गत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? क्या लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग? देखिए थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि माउंटबेटन साहब है तो ये आज़ादी के टाइम पे हैं जी, आज़ादी के टाइम पे थे ना ये। हाँ तो ये तो होगा नहीं भैया। कॉर्नवालिस, ये कॉर्नवालिस याद है? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, सनसेट बिफोर सनसेट आपको लगान देना है उसी टाइम पे। कैनिंग भैया का नाम याद आया कि नहीं? 1857 की क्रांति, उस समय का वाइस रॉय याद आया कुछ? तो मार दीजिए ना व्यापक सिद्धांत का लॉर्ड डलहौजी। बोलेगा सर इसका टाइम पीरियड बता दीजिए। तो इनका जो टाइम पीरियड चला था वो 1848 से 1856 के बीच में चला था, और इसी दरमियान आया था क्या? व्यापकत्व के सिद्धांत। ठीक है ना? चलिए इसमें था क्या जी, कोई बता सकते हैं? व्यापक गत के सिद्धांत में क्या था? कमेंट बॉक्स में। चलिए हम ही बता देता हैं। यह इस विचार पर आधारित था कि यदि आश्रित मतलब कोई भी राजा हो, रानी हो, उसका निसंदेह कोई नहीं देखते हैं, बच्चे ही नहीं हो तो राज्य पर क्या होगा? शासन नहीं करेगा। उसी पे क्या था? व्यापक का सिद्धांत लाया था। वो रानी लक्ष्मीबाई के नहीं जानते हैं, एडॉप्टेड चाइल्ड, जो दत्तक पुत्र कहते हैं आप लोग, दत्तक पुत्र को आप नहीं कीजिएगा। इसलिए तो उन्होंने क्या की थी? अंग्रेजों से पंगा ली थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है ना? आई होप समझ में आ गया था, ये समझ में आ गया चीजें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? गलत है। आइए कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। तीसरा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। चौथा, रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचालन आरंभ किया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? 5 सेकंड का टाइम। रिजर्व बैंक ने अप्रैल, ये जो दूसरा स्टेटमेंट हमको गलत लग रहा है, क्योंकि जानते हैं राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये तो 1949 में हुआ था, ये तो आपको पता होगा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। ये बताइए कि रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान केंद्रीय बैंक के रूप में क्यों कार्य करेगा जी? इस स्टेटमेंट में झोल लग रहा है और ये स्टेटमेंट वाकई में गलत है। जब भारत के विभाजन के बाद रिजर्व बैंक ने जून 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने परिचालन शुरू किया। ना समझ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो स्टेटमेंट 1947 का जो टाइम पीरियड है वो गलत है यहाँ पे, तो यहाँ गलत पूछा ना तो बी हो जाएगा। अब बोलेगा सही बता दीजिए सर, तो 1948 होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब आइए कहता है वोल्डेमार्ट, लॉर्ड वोल्डेमार्ट
डैश की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। बताइए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। किसकी पुस्तक की श्रृंखला है जी? ये होगा लॉर्ड वोल्डेमार्ट की है। किसकी है बोलेंगे? 1 सेकंड। लॉर्ड वोल्डेमार्ट डैश की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। तो ये किसकी काल्पनिक चरित्र? ये जे राउलिंग की है। ये जो है ना जे राउलिंग की चरित्र है, ठीक है ना। तो लॉर्ड वोल्डेमार्ट टॉम मॉर्वलो रिडाल्ट का एक उपनाम है जो कि एक काल्पनिक चरित्र है, और जे राउलिंग की हैरी पॉटर उपन्यास की श्रृंखला में मुख्य पात्र है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। कहता है कि डैश त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। बताइए, ये तो बता देंगे, ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, पता है, आप देखे होंगे, अखबार पढ़े होंगे। तो ये क्या करते हैं, जिसमें एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्टेड है। बात को आप कनेक्ट कर रहे हैं। नेचर समझते हैं ना, प्रकृति से क्या है? कनेक्टेड है। प्रकृति से क्या है? ये कनेक्टेड है। तो इस पूजा का बोलते हैं गरिया पूजा। इस पूजा को क्या बोलते हैं? गरिया पूजा। यह एक धार्मिक त्योहार है जो कहाँ पे है? त्रिपुरा राज्य में। यहीं से कोरिलेट करके बता दें मैं आपको एक चीज हम आपको बता देते हैं आपको कि इंडिया का जो मैप देखिएगा ना, तो त्रिपुरा आपको किस साइड आएगा? थोड़ा मेरे पास स्पेस कम है इसलिए आपको कुछ इस साइड देखने को मिलेगा त्रिपुरा। अब ये देखिए, आप हमको बताइएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या त्रिपुरा से पास होती है? ये चीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ चीज़ें हम टाइप कर दिए हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होती है, ये भी बताइएगा। यहीं से कोरिलेट कर, क्योंकि कोरिलेट करके नहीं पढ़िएगा तो कंपटीशन बहुत टफ है, यू विल बी लैग बिहाइंड। इसलिए हमने आपको क्या किया? त्रिपुरा के बारे में फैक्ट्स बता दिए। चलिए, उनकी पूजा, धार्मिक पूजा के बारे में बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? सिक्किम में स्थित नहीं है, बताइए। ऊंचे ताबो रालोंग पेमायांग तशे, नहीं पूछा। ये जो ताबो है ना, ये जो ताबो मठ बेसिकली कहाँ पे है पता है आपको? ये तो हमको हिमाचल प्रदेश का लग रहा है। बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में ही है, 100% सही, हिमाचल प्रदेश में है। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश के समिति घाटी के ताबो गांव में स्थित है। क्लियर है? अब बाकी सब कहाँ पे है जी? सिक्किम। चलिए, कोरिलेट करके बता देते हैं। सिक्किम को ये बताइएगा कब स्टेट का दर्जा मिला? हमको लगता है पिछले सेशन में हम डिस्कस किए थे, इसलिए मेरा अधिकार है क्वेश्चन पूछने का। सिक्किम में आप बताइएगा कि सिक्किम को राज्य की दर्जा कब मिली? ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपके कमेंट को बहुत शिद्दत से पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग हमारे ये जो आशा है ना आपके प्रति वो नहीं तोड़िएगा। आइए, बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा वर्तमान 50% से बढ़ाकर कितना करने के लिए एक विधेयक पारित किया। तो भैया, ये जो वीडियो बिहारी देख रहे हैं, बिहारी युवा और हमारी बहन लोग, वो तो बताएंगे। हम तो ये क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, बताइए। कितना किया है? 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए विधेयक पारित किया था। कि ये तो थे जी हमारे नीतीश, ऑनरेबल नीतीश सीएम, ऑनरेबल नीतीश कुमार, ठीक है, क्लियर है। तो ये इन्होंने क्या किया था? 50% से कितना बढ़ाए थे? बोलेंगे भैया 65% बढ़ा दिए थे रिजर्वेशन। पता है आपको
बोलेगा सर आप रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक इंदिरा साहनी का जजमेंट आया था, इंदिरा साहनी का जजमेंट आया था, पता है आपको? थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना देते हैं सर ताकि ये वाला चीज़ आपको याद रहेगा लंबे समय तक। और इंदिरा साहनी के जजमेंट में कहा गया था ना कि भैया देखिए 50% का सीलिंग देते हैं हम आपको, उससे ऊपर आप नहीं बढ़िएगा। लेकिन स्टेट क्या करता है ना कि वोट बैंक के लिए भी ना रिजर्वेशन बढ़ा देता है भाई। हम ये नहीं कहते नहीं मिलना चाहिए, हम उस पक्ष में नहीं है, लेकिन जिसे सुप्रीम कोर्ट का भी तो आदर होना चाहिए ना भाई। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता, आपको तो ये भी पता है। चलिए आइए, कहता है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे डैश तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये क्वेश्चन बताइए। देखिए इस दुनिया में यदि कोई जन्म लेता है ना तो उसको अपने से मरने का हक नहीं है। आप पढ़िएगा संविधान में भी, आपको संविधान में देखो डायरेक्टली इसका मेंशन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको आईपीसी में मिल जाएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वाकई में नहीं करना चाहिए यार भाई। इस धरती पे आए हो तो अपनी इस धरती पे अच्छे कर्म करो। ये सब क्या, इसमें क्या रखा है? जीवन देने का और लेने का सिर्फ किसका हाथ है? गॉड, ठीक है ना। जो लोग गॉड पे विश्वास करते हैं वो तो जानते हैं। चलिए आइए, कहता है कि पृथ्वी दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कितने कारावास होगी दंडित? किन्हीं को पता है? बेसिकली आपको 1 वर्ष तक मिल जाएगी सजा। यदि कोई ऐसा प्रावधान, कोई ऐसा कोशिश भी करते हैं तो उनको क्या मिलेगा? 1 साल का, 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट, दंडित किया जाएगा 1 साल का, ठीक है। इस पर खैर टाइम मिलेगा कभी लंबी चर्चा करेंगे आप लोगों से। कहता है मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। पढ़ लीजिए ऑप्शन और आंसर दीजिए। इसको कहते हैं मल्चिंग। क्या कहते हैं? मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग पौधों के बीच की खाली जमीन को पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की क्या है? यह प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में प्रीसीडिंग यानी कि पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्तियां भारत में इसकी मांग और समय देवताओं के डैश से कम नहीं होने चाहिए। प्रश्न बहुत लंबा था, इसको हम 20 सेकंड देंगे आपको सॉल्व करने के लिए। 20 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। देखिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 आया था कि धारा 25 के अनुसार बेसिकली बताया गया है कि भारत में प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की जो संपत्ति है प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति पर यदि उस शुक्रवार को, इसका मोटा मोटी हम आपको बता देते हैं। बेसिकली जो है ना यहाँ पे आपको कितना परसेंट किया गया है, तो इसका 75% किया गया है, ठीक है ना। कितना परसेंट किया गया है? तो इसका 75% किया गया। तो व्यवसाय की समाप्ति पर, व्यवसाय की क्या कहा गया कि समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्तियां भारत में इसकी मांग और समय देवताओं के 75% से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो 75% से क्या होना चाहिए? लेकिन धारा 25 ये किसमें मेंशन है? ये 1949 के धारा 25 में मेंशन है। आए समझ में? कितने से कम नहीं होने चाहिए? 75% से नहीं होनी चाहिए। कथा निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था? ये तो बता दीजिएगा। जैसे ही अश्वमेध आया तो अश्व का मतलब ही क्या होता? घोड़ा। लगाइए, ये प्रश्न इजी नहीं है, कॉमन सेंस भी लगाइएगा तो कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलिए
कहता निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल के दोहों को निरूपित करने वाला शब्द नहीं है? बताइए, इस प्रश्न का बताइए आप। इस प्रश्न को आप बताइए, इसका क्या होगा? निरूपित करने वाला शब्द नहीं है, निरूपित करने वाला शब्द नहीं है। मांड है, मतला है, मकत है, या मिश्रा है? तो इसका पता क्या होगा? मांड होगा। क्या होगा? मांड होगा। आए समझ में? चलिए, ये सब देख लीजिएगा, जो लोग गाने होने का फेमस रखते होंगे, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। जैसे कि गजल के दोहों को दर्शाने वाले कुछ शब्द होते हैं, जैसे मिसरा हो गया तो दोहे या पद की एक पंक्ति है। जैसे मतला हो गया तो किसी गजल का पहला शेर या दोहा होता है। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा बहुत, जो हिंदी पढ़े होंगे, जैसे बिहार बोर्ड में हिंदी रहती है, तो ये सब चीज़ आपको पढ़े होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? नदियों से संबंधित नहीं है। तो ये तो हमको प्रश्न देखते के साथ पता चल रहा है। आप बताइएगा, हमने बताएंगे। ओ भैया देखिए ना, देखिए हम आपको चीज बताते हैं। ये जो है ना, जिसको बोलता है वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी, एक होता है ट्रिब्यूटरी। एक होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। दोनों में पहले अंतर जान लीजिए। ये देखिए, ये गंगा का फ्लो है, इधर से नदियां आई, इधर से नदियां आई, तो ये कहलाएगी क्या? ये ज्वाइनिंग द रिवर्स, और ये जो ज्वाइन की, इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। और ये क्या हुआ? ये गंगा है और आपस में गंगा बाइफरकेट हो गई, यहाँ से आई और ये इधर से इधर हो गई, तो इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटरी को एक रिवर बताइएगा। चलिए हमें बता देते हैं, हुगली। अब हुगली का क्या कनेक्शन है करंट अफेयर से? कोई लोग बता सकते हैं? भैया अभी अंडर वाटर मेट्रो किए हैं मोदी जी ने उद्घाटन, पता है आपको? अंडर वाटर मेट्रो, और आई थिंक इंडिया का पहला है। करंट पढ़ा कीजिए, क्वेश्चन आते हैं उससे। चलिए, तो हाँ, इसका प्रश्न क्या होगा? इसका तो ये भी है, वाटरफॉल से कौन सा नदी संबंधित नहीं है? तो होस्ट नहीं है भैया, नहीं है संबंधित, क्योंकि वाटरफॉल भी और मियांडर भी है। मियांडर जानते हैं ना, हॉर्स शू शेप, ऐसे। ठीक है ना, जो लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसको उनको पता होगा मियांडर क्या होते हैं। ऐसे नहीं भी आपको पता तो हम बता दिए, ये सब वो कैसे नदियों संबंधित है और ये नहीं है। कहता है राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। ये तो बता दीजिएगा भाई, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड। वसुमित्र के हरिसेन कि कंबन कि बाणभट्ट? बताइए। भैया हरिसेन भूल गए? हरिसेन को, हरिसेन इन्हीं के तो दरबार में थे ना। किनके दरबार में? हरिसेन सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? हरिसेन हो जाएगा, और क्या? और उन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता की प्रशंसा करते हुए एक प्रसिद्ध कविता भी लिखी थी। इलाहाबाद जो होगा, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन नहीं पढ़े आप? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कि इन्होंने लिखा था, यही तो भाई साहब लिखे थे। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कौन? हरिसेन। किसके कवि? समुद्रगुप्त के। आ रहा सेशन इंटरेक्टिव लग रहा? चलिए आइए। कहता है बिछुआ के पौधे की पत्तियां डैश अमल स्रावित करती है जिसे छूने पर दर्द होता है। तो कौन सा केमिकल रिलीज करती है भाई? यही पूछा आपसे, कौन सा केमिकल क्या करती है? तो ये भैया कुछ नहीं, मिथेनोइक एसिड। नहीं पढ़ा है? मिथेनोइक फॉर्मिक अम्ल को व्यवस्थित रूप से मिथेनोइक एसिड कहा जाता है। ये बिच्छुओं के डंक में मौजूद रसायनों में से एक है। आए समझ में? तो बिच्छुओं के पौधों की पत्तियां डैश अम्ल स्रावित करती है, तो कौन सा? मिथेनोइक। कहता है कि डैश एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। ये बता दीजिए आप। पता है ये जो फेस्टिवल है ना वहाँ पे
पर्व जो है उस पर्व को बता पाते बोलते हैं मासी मागम बोलते हैं। वहाँ पे क्या बोलते हैं? मासी मागम। ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है। क्या है ये? बोलेंगे भैया तमिलनाडु का क्या है ये? प्रसिद्ध त्योहार है जिसमें मंदिरों के मुख्य देवताओं को एक रंगीन जुलूस में संगीत के साथ समुद्र या पवित्र नदियों के किनारे ले जाया जाता है। और यही क्वेश्चन था आपको, तो ये हो जाएगा मासी मागम। कहता है द डिसाइपल चैतन्य तम्हाने की डैश में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। बताइए, ये मराठी है या हिंदी है या गुजराती है या अंग्रेजी है? बेसिकली ये मराठी है। कौन है? द डिसाइपल चैतन्य तम्हाने द्वारा लिखित, निर्देशित और संपादित एक 2020 में भारतीय मराठी भाषा की एक क्या है? एक ड्रामा थी। ठीक है ना? ये क्या था? ड्रामा थी। कथा आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिकी को भोजन की थाली से संबंधित करने के प्रयास में थैलीनॉमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ये लाए थे, ये पता कौन लाए थे? ये हम बजट पढ़े थे और ये बजट में ने कौन है? हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमन, वही लाए थे। उनके बजट जब हम पढ़ रहे थे उसमें था ये थैलीनॉमिक्स। आप बता सकते हैं ये चीज? हाँ, याद आ गया। ये पता है कब पेश हुआ था? 2019-20 में। 2019-20 के जो बजट आया था उसमें ये बेसिकली बताया गया था। अर्थव्यवस्था को देखने का एक सरल तरीका पेश किया गया था। थैलीनॉमिक्स, द इकोनॉमिक्स ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया। प्लेट ऑफ फूड इन इंडिया। आया समझ में? जैसे कि इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये होता है ना कि जिसके नाम से पता क्या चल रहा है कि इसकी अवधारणा आम आदमी को किसी देश की आर्थिक स्थिति को भोजन के रूप में सरल तरीके से समझने में मदद करेगा। और क्या? इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है? भगोड़ा, वो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब नहीं आया था? देखे होंगे ना, कई एकड़ और पीएनबी का लेकर भाग गया। तो क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है ना कि न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है। कौन सा भाई? तो ये 2018 में अधिनियम आया था, यदि याद होगा तो। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। बस ये सब कुछ भी नहीं। 88 नहीं, ये बनाया था अधिनियम। शायद आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट थोड़ा बहुत अखबार पढ़ते होंगे तो पता होगा आपको, ये आया था। ठीक है, तो वही आपको से क्वेश्चन पूछ रहा। आइए, मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर को प्रभावित हुआ था। ये कुछ याद आ रहा आपको? ट्रिपल तलाक समथिंग? नहीं, ट्रिपल तलाक नहीं है जी। मुस्लिम विवाह वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर को प्रभावित हुआ था। ये 2018 में प्रभावित हुआ था। 31 जुलाई अधिनियम 2019 31 जुलाई 2019 को लागू हुआ था, है ना? और आपसे पूछा क्या प्रभावी हुआ था ना, तो प्रभावी हो गया था 2018 में, लागू हुआ था 2019 में। और ये बेसिकली विवाह से संबंधित है। ट्रिपल तलाक का इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, विवाह से संबंधित है। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा डैश भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। चलिए बताइए कौन सी धारा का कौन सा आर्टिकल में ऐसा प्रावधान किया गया है? ठीक है ना? तो ये बेसिकली पता है कौन सा धारा है? धारा 16 होगा। धारा 16, हाँ जी, पहला ऑप्शन ये धारा 16। तो धारा 16 में इसका दिया गया है, प्रावधान दिया गया है आपको। क्या प्रावधान है? जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो, भारत में नियमित किसी बैंकिंग अपने को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निषेध करती है जो अन्य किसी बैंकिंग में निदेशक हो। ये किस चीज में से ना? धारा 16 में इसका प्रावधान है। ठीक है, चलिए। कहता है काल्पनिक नगर मालगुडी डैश द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया है। तो यूट्यूब पे भी देखते हैं, मालगुडी डेस नहीं आता, जिससे कि
पुराने ज़माने में के लोग कैसे रहते थे, चिट्ठी आती थी, चिट्ठी जाती थी, कुएं से पानी भरते थे, क्या मोहम्मदारी वाला हो, ये कुछ कुछ कहते हैं बहुत पुराने ज़माने के लोग जो एक्टिविटी वगैरह करते थे, है ना, उसी बात को, उसी चीज़ को कहते हैं मालगुडी डेज, ठीक है ना। तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है, काल्पनिक नगर मालगुडी डैश द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो वो चीज़ आपको बताना। तो बेसिकली ये जो लिखी गई है ना, वो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। मालगुडी आर के दक्षिण भारत में रमनाथपुरम में नारायण के उपन्यासों और लघु कथाओं में स्थित एक काल्पनिक शहर है। ऐसा कोई शहर नहीं है, बस उनका इमेजिनेशन था। और ये किन के द्वारा वर्णित किया गया, तो बोलेंगे आर के नारायण के द्वारा, ठीक। चलिए, इसका हो जाएगा 3 ऑप्शन। खता पाणिनि कौन थे, ये तो बता दीजिएगा बिना ऑप्शन पढ़े हुए। पाणिनि बेसिकली एक संस्कृत व्याकरणविद थे, जिन्होंने ये तो जानते होंगे, स्वर विज्ञान और आकृति विज्ञान का एक व्यापक और वैज्ञानिक सिद्धांत दिया। तो बेसिकली पाणिनि कौन थे, तो एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया, नहीं ना थे पाणिनि जी। अब आप हमको बताइएगा अष्टाध्याय किनका है, सब हम ही बता दें। अष्टाध्याय किनका है ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। तो इसका आंसर कौन होगा, 2 होगा, इसका आंसर 2 होगा, सेकंड नंबर। कहता है निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बेसिकली पता है आप क्या पूछा इस क्वेश्चन में, कृत्रिम आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा, क्या बगीचा होगा, क्या जंगल होगा, या झील होगा, या तालाब होगा। बगीचा होना चाहिए, और वाकई में बगीचा ही 100% करेक्ट आंसर है। बगीचा बोलेगा कैसे सर, तो जो बगीचा होता है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि यह मनुष्य द्वारा बनाया गया है और ये प्राकृतिक रूप से उगा याबसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, क्या, बगीचा। कहता है अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा बना था। बताइए कौन बना था थानेश्वर का राजा, ये बने थे हर्षवर्धन। जब इनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी तो थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन को क्या गया था, बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है। तो जाहिर सी बात है भैया, ये आपसे पूछ रहा है कि जो गुजरात का उसको मत मारिएगा, जो गुजरात के बाहर है उसको लगा दीजिए। धौलावीरा, अमरपुर, राखीगढ़ी, रंगपुर, बताइए भैया। ये राखीगढ़ी नहीं होगा ना जी, राखीगढ़ी कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हरियाणा का है ना, ये सब क्या है हरियाणा का, हड़प्पा का साइड से, हड़प्पा का साइड से। और ये राखीगढ़ी है कहाँ, आप हमसे स्पेसिफिक पूछिएगा तो ये जो हिसार जो जिला है ना राजस्थान का, सॉरी हरियाणा का हिसार जिला, वहीं पे ये राखीगढ़ी, ठीक है ना। बाकी अमरपुर, धौलावीरा, रंगपुर, ये सब कहाँ पे, गुजरात में। तो किसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कहता है भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे भाई, बताइए। ये पता है हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कोई कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते थे, ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक चीज़ और है, पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि, भारत को इंटीग्रेट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। कभी इस पर डिटेल चर्चा करेंगे हम लोग, इनकी बहुत बड़ी योग्यता थी भारत को इंटीग्रेशन करने में, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे, आयरन मैन ऑफ इंडिया पटेल जी, ठीक है।
कहता है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है, ये बताइए। ये 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना, स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को। तो अब हमको बताइएगा 21 मार्च और 22 मार्च को किस दिन फॉरेस्ट होता है, किस दिन वाटर होता है, सोचिए आपको वो कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है, मतलब भैया आपसे पूछ रहा है कि जो घुलता नहीं है, अघुलनशील है। तो नमक तो घुल जाता है भाई, नमक पानी तो देखिए एलिमिनेशन ट्रिक भी लगाएंगे तो नमक तो घुल जाता है ना, तो ये तो होगा नहीं। चीनी भी घुलता है, नहीं देखते गर्मी के दिन में शरबत वरबत पिलाते हैं। पदार्थ पानी, हाँ दूध पानी में तो भाई दूध वाला पानी नहीं देखते हैं आप, आते होंगे आपके पास देने के लिए। चाक पाउडर में होगा इसका आंसर, नहीं घुलता पानी में, ठीक है। अगर दीर्घ निकाय डैश के प्रवचनों का एक संग्रह है, दीर्घ निकाय, ये तो पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं? जैनिज्म बुद्धिज्म तो पढ़े होंगे ना, जैनिज्म बुद्धिज्म नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। जैनिज्म बुद्धिज्म इनके सेक्ट्स हुआ करते थे, ठीक है ना। बुद्धिज्म में क्या, बुद्धिज्म 2 भागों में बट गया, हीन यान महायान, है ना। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और जो दीर्घ निकाय थी वो लंबे प्रवचनों का संग्रह, ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है। किस धर्म से आप हमसे बोलिएगा दीर्घ निकाय सब, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। आप एक श्वेतांबर और दिगंबर थोड़ा बताइएगा तो कौन सा धर्म से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में, क्लियर है ना। चलिए, कहता है भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? क्या इस भी क्वेश्चन को पढ़ने कमेंट बॉक्स में, ये सॉरी, क्या ये ऑप्शन पढ़ने लायक है क्या? ये तो ऑप्शन आंसर साफ दिख रहा है, आंसर साफ दिख रहा है। सारनाथ, सबसे पहले धर्म का प्रचार कहाँ किया उन्होंने? गौतम बुद्ध ने, सारनाथ। अब आप हमको बताइएगा कुशीनगर किस चीज से संबंधित है? जैन की मृत्यु हुई, हमारा राइट, बोध गया, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। और बराबर गुफाओं के बारे में आप बताइएगा, हमने बताएंगे। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, अशोका और अशोका का क्या था, कोई सगी संबंधी था, उसका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जहाँ बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया था। प्रवासी रोजगार डैश की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता की पूर्ति करती है। चलिए, प्रवासी रोजगार, ऐसे अच्छे नेक काम कौन कर सकते हैं भाई? ये हमारे सोनू सूद ही कर सकते हैं। कोरोना में इनका बहुत बड़ा योगदान था, देखे होंगे बिहार के जितने भी मजदूर थे उनको वापस अपने घर जाने के लिए पैसे नहीं थे, बहुत सारा मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया, बहुत सारा चीज़ें इन्होंने किया, हमारे देशवासियों को दिया, इनको तहे दिल से धन्यवाद है हमारे तरफ से भी। तो प्रवासी रोजगार इनके अच्छे अच्छे काम भी आते रहते, देखते रहेगा यूट्यूब पे। एक पहले जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता, तो ये हम जानते हैं कोई अच्छे अच्छे काम करते हैं देश के लिए, ठीक है। कहता है इनाम गांव उत्खनन स्थल डैश नदी के किनारे स्थित है, डैश नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर बताइए। पहले जानिए कि ये इनाम गांव है कहाँ, तो ये इनाम गांव हमको महाराष्ट्र का लग रहा है, और वाकई में महाराष्ट्र में, ठीक है ना। और ये हड़प्पा के बाद का कृषि प्रधान गांव और पुरातात्विक स्थल है, आए समझ में। और यह यदि हमसे पूछे कि ये उत्खनन स्थल डैश नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो वहाँ की एक रीजनल रिवर है जिसको बोलते घोड़, ठीक है ना। तो घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित इस भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। तो हम लोग बोले कौन सी नदी, तो बोलेंगे घोड़ा नदी। घोड़ा ने वो वाला हॉर्स वाला नहीं है, घोड़ा, घोड़ नदी है, आए समझ में, घोड़ा नहीं समझिएगा आप। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1846 हम करेक्ट पढ़ रहे हैं जी, 1846 पढ़ते हैं ना, 1846 बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा इंटरेक्टिव करके पढ़िए, बोरियत नहीं।
इसका किसके बीच में हुआ था? ये साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। तो उस समय महाराजा कौन थे जी? ये महाराजा कहीं दिलीप सिंह दिख रहा है, हाँ नीचे है तो दिलीप सिंह। ये महाराजा दिलीप सिंह थे, उन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, उनसे संधि की गई थी। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए आइए। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये महाराजा कौन थे? महाराजा दिलीप सिंह थे, उन्हीं के बीच में संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर ये जैसे क्वेश्चन गलत आए ना तो उसको क्या कीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। उसको क्या कर लीजिए, आप अंडरलाइन कर लीजिए, गलत है। तब हम लोग इस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे आगे। कहता है मैदान समतल भूमि के बड़े विस्तृत भाग होते हैं। आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कुछ मैदान नदी निक्षेपों द्वारा बनते हैं। आपसे पूछ रहा गलत। चलिए 10 सेकंड का टाइम देते हैं, इसमें बताइएगा आप हमको। 10 सेकंड का टाइम। चलिए टाइम ओवर। बेसिकली इसमें गलत पूछा है तो तीसरा नंबर पढ़िए तो, भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्या ये सही है? भारतीय गंगा का मैदान विश्व के सबसे बड़े घनी आबादी वाले क्षेत्र में शामिल है, जिसकी कुल आबादी 400 मिलियन से अधिक है। तो ये क्या बोल रहा है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र ना भैया, ये विश्व के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में शामिल है। क्या भारत की बात करो, वर्ल्ड की कंपैरिजन करो तो इसकी क्या होगा, सी आंसर तीसरा नंबर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है तो बता दीजिएगा। बेकिंग सोडा NaCO3, कहीं दिख रहा है आपको NaCO3, बेकिंग सोडा। चलिए आप देखिए, हम पूछना तो बंद करेंगे नहीं, आप हमको एक और बताइएगा। एक होता है बेकिंग सोडा, एक होता है ब्लीचिंग पाउडर, ये क्या होता है जी, उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उसका फॉर्मूला साथ बताइएगा, ठीक है ना। अच्छा बता देते हैं, थोड़ा सा हम ही बता देते हैं। चलिए बेकिंग सोडा जो होता है, ब्रेड सोडा खाने पकाने या सोडा का एक मतलब जितने ना फ्लफी टाइप का होता है, कुछ फुलाने के लिए काम आता है। आप देखे होंगे घर में आपके यूज़ भी होते होंगे, तो उसमें आपको बेकिंग सोडा का यूज़ कर दिएगा तो आपको फ्लफी टाइप का वो प्रोडक्ट्स बन जाती है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा NaCO3। ठीक है। कहता है बेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बेसर शब्द बताइए। 5 सेकंड का टाइम देते हैं हम आपको। बेसिकली ये मंदिर के वास्तुकला से संबंधित है, ठीक है ना, लोक नृत्य से नहीं है, जनजाति उत्सव से ये नहीं है, आपको मंदिर के वास्तुकला से संबंधित है। ठीक है, बेसर शब्द। अब देखिएगा, वैसे मंदिर के वास्तुकला आ गया तो आप हमको बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि नॉर्थ साइड मतलब जहाँ हम लोग बिहार, यूपी, उड़ीसा में रहते हैं, तो वहाँ के मंदिर को क्या कहते हैं और साउथ वाले मंदिर को क्या कहते हैं? ठीक है ना, ये चीज़ थोड़ा सा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, थोड़ा भी बहुत बताइएगा, हम समझ रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से जुड़ा? शहद के उत्पादन से जुड़ा, ये तो इजी क्वेश्चन है जी। कहीं एपीकल्चर दिख रहा है क्या? नहीं, तो मधुमक्खी पालन को ही तो कहते हैं जी, शहद के उत्पादन से जुड़ा मधुमक्खी पालन। हाँ, रेशम से तो वो सिल्क वगैरह होता है, बागवानी तो आप जानते हैं, सिल्क कल्चर तो अभी बता दिए ना, तो इसका मधुमक्खी पालन से लगाइए ना, मधुमक्खी पालन। और मधुमक्खी पालन को ही क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। लीजिए हम ही बता देते हैं क्या कहते हैं, एपीकल्चर। ठीक है ना, ये आता है प्रश्न। तो कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से जुड़ा? तो भैया मधुमक्खी पालन, ये तो ईजी है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? नृत्य मतलब सबकी अपनी अपनी फोक डांसेस होती है, तो हरियाणा से संबंधित कौन है भाई? चैती है, वेलाकली है, वृंदावनी है, वृंदावनी तो नहीं होगा,
फाग है, फाग जरूर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पता है क्या, फाग। फाग फाग नृत्य, जिसे फाग के रूप में भी जाना जाता है, हरियाणा का एक लोकप्रिय नृत्य में से एक है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्सरी सेक्टर। तो आपसे पता है क्या पूछा, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत कौन आता है? इस पे हम आपका एक कोडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, यही करके क्लियर कर देते हैं। चलिए बताइए, जो सर्विस देगा वो थर्ड सेक्टर में आएगा। जो प्राइमरी तौर पे प्रोडक्शन वगैरह करके, जैसे प्लांट से एक्सट्रैक्शन करेगा, खेत उत में खलिहान में करेगा, प्रोडक्ट्स को उपजाएगा, आलू हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। कोई इंडस्ट्री को दे दिया तो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। तो आपसे द्वितीय क्षेत्र में पूछा है, तो इसमें कौन आएगा आप बताइए, ऑप्शन देखते हैं। तीसरा नंबर देखिए तो चीनी कारखाना नहीं आएगा। ट्रांसपोर्ट तो सर्विस हो गया, ये बैंकिंग भी सर्विस हो गया। वेयर हाउसिंग नहीं, नो। चीनी कारखाना, यहीं पे तो हम गन्ने दिए हैं, गन्ने से ये लोग क्या किया, चीनी बनाया, गुड़ बनाया। आइए, कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और डैश में स्थित है। मतलब बेसिकली आपसे पूछ रहा है भैया, ये जो कावेरी नदियां है ना, किन किन राज्य से गुजर रही है, यही पूछा आपसे। ठीक है ना। तो कावेरी नदी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। बस कहीं केरल है, दूसरे नंबर पे केरल है, तो जी लगा दीजिए केरल को। ठीक है। चलिए, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके डाउट कन्फ्यूजन को हम आपको क्या करेंगे, वहीं पे क्लियर कर देंगे। सेशन को इंटरेक्टिव करने के लिए हमने क्या किया, आप सबों का योगदान और भागीदारी के साथ ये सेशन को डिस्कस किए। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।